स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्टर एस के स्टूडियो में। कहानियों की इस कड़ी में हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के श्री गंगानगर की एक गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बेटा एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी थी, दो बच्चे थे। सारा परिवार सुखी और हंस खेल रह रहा था। कुछ दिन पहले बहू ने आगे पढ़ाई करने की इच्छा प्रकट की तो ससुराल वालों ने इस पर ऐतराज न जताते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन है तो पढ़ाई करो। इसकी वजह से बहू ने पास के ही एक कॉलेज में 12th में दाखिला करा लिया। स्कूल तक आते जाते बस का इस्तेमाल करते समय उसी बस में 3 लड़के और दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे। आते जाते बातचीत होने लगी। इन 3 लड़कों का नाम, एक का नाम लालचंद, एक का नाम अशोक और तीसरे का नाम शिवचंद्र। शिवचंद्र जो था वह राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर के रिश्तेदार था। तीनों स्वाति से आते जाते बातचीत करने लगी। एक दिन ये तीनों लड़के स्वाति को बस से उतरने के बाद बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आते हैं, और स्वाति के साथ साथ उसके घर जाने लगते हैं। बीच में खाली खेत मिलने पर सुनसान देखकर तीनों लड़के स्वाति पर टूट पड़ते हैं और जबरन उसका रेप करते हैं। इस दौरान एक लड़के ने रेप का वीडियो भी शूट कर लिया और धमकी के साथ स्वाति को छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि अगर तुमने अपने घर पर या पुलिस में इस घटना के बारे में किसी को बताया तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। स्वाति घबरा जाती है। वह अपने बच्चे और परिवार को बचाने के लिए घर पर किसी को कुछ नहीं बताती है। इसके बाद कई बार ये लड़के स्वाति को ऐसे ही जबरन फोन कर कर बुलाते हैं। उसके मना करने पर वीडियो लीक की बात करते हैं। स्वाति मजबूर होकर कई बार आती है। कई महीनों तक इसी तरीके ये लड़के स्वाति का रेप करते रहते हैं। लड़कों का हौसला इतना बढ़ जाता है कि एक दिन इन लड़कों ने स्वाति को बोला कि वह अपनी नंद को लेकर आए। स्वाति इस पर रोने लगी और काफी रिक्वेस्ट की कि उसकी नंद के बारे में ऐसा कुछ ना बोले, किंतु ये लड़के नहीं माने। आखिरकार स्वाति को इन तीनों लड़कों के सामने झुकना पड़ता है। वह अपनी नंद आभा को पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि अब मेरी घर गृहस्थी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहती हो तो सारी बात अपने भैया को बता दो। इस पर सारी बात सुनकर उसकी नंद कहती है आभा कि मैं आपकी मदद करूंगी। और आभा उन तीनों लड़कों से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो तीनों लड़के आभा के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद तीनों लड़के वादा करते हैं कि अब वह कभी इनको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रोज नंद और भाभी जब दोनों लौट रही थी, इत्तेफाक से सन्नाटा देखकर तीनों लड़के आकर नंद और भाभी दोनों की एक साथ इज्जत लूटते हैं। यह देखकर स्वाति को काफी कष्ट महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसकी नंद भी इस दलदल में फंस गई। वह घर जाती है और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेती है।
खुद को आग में लगा देती है। आसपास के लोग देखकर आग बुझाते हैं। 80% से ज़्यादा वो झुलस चुकी थी। उसको अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर स्वाति की हालत नाजुक रहती है। इधर स्वाति के घर वालों को जब पता चलता है कि स्वाति आग में जलकर झुलस गई है तो उनको लगता है कि ससुराल वालों ने कहीं न कहीं डावरी, दहेज के चक्कर में स्वाति को जलाकर मारने की कोशिश की है। वह पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। पुलिस भी आनन-फानन में स्वाति के ससुराल वालों के खिलाफ डावरी का केस दर्ज कर लेती है, लेकिन जब तक स्वाति का स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्वाति इलाज के बाद जब बोलने की हालत में आती है तो पूरे गांव वाले और ससुराल वालों के सामने पुलिस को बयान देती है कि यह आग उसने स्वयं लगाई थी। इसमें उनके सास ससुर और उसके पति का कोई कसूर नहीं है। इतना कर कर स्वाति दम तोड़ देती है। यह देखकर स्वाति की मौत के बाद अब उसकी नंद आभा को गिल्ट फील होता है क्योंकि वह सच्चाई जानती है कि उसकी भाभी ने आग क्यों लगाई है। आभा सोचती है कि अब खाली बैठने का समय नहीं है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि मेरी भाभी ने जो आग लगाई है वह खुदकुशी नहीं, उसकी असल वजह 3 लड़के हैं जो लगातार पिछले कई महीनों से हम लोगों को ब्लैकमेल करके हमारी इज्जत लूट रहे हैं। यहीं से कानून व्यवस्था की चरमराती हुई स्थिति सामने आती है। डिप्टी सीएम जब तीनों लड़कों का नाम सुनते हैं तो बिल्कुल से सन्न रह जाते हैं क्योंकि इन तीनों लड़कों में तीसरा लड़का जो था वह डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था। इस वजह से बार-बार पुलिस वाले स्वाति की नंद आभा को मना करते हैं कि तीसरे लड़के का नाम ना लें, लेकिन आभा इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। इस पे कई बार पुलिस वाले धमकाते भी हैं कि तुम्हारे परिवार के खिलाफ डाउरी का केस है, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, तीसरे लड़के का नाम नहीं काटती हो तो तुम्हारे पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। लेकिन पुलिस वालों को यह मालूम नहीं था कि स्वाति का आखिरी स्टेटमेंट गांव की पंचायत के तमाम लोगों के सामने दिया था। इस वजह से पुलिस भी चाहकर घर वालों का कुछ नहीं कर सकती थी। अब लगातार पुलिस वाले आभा को आभा को बार बार धमकाते हैं। फिर मेडिकल के लिए गांव से एक दूर सरकारी अस्पताल में भेजते हैं जहां पर जब स्वाति जाती है तो पता चलता है कि वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले मेडिकल टेस्ट के लिए वहां दोबारा डॉक्टर के पास भेजते हैं। ऐसे करके कई बार हर तरह से हरासमेंट किया जाता है आभा का, जिससे कि वह केस न लिखाए। लेकिन आभा शांत नहीं बैठती है। उसने ठान रखा था कि वह अपनी भाभी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। एसपी साहब कई बार मंत्री के रिश्तेदार के नाम को किनारा करने के लिए कहते हैं, लेकिन आभा एसपी दफ्तर के चक्कर काट काट कर गैंग रेपियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहती है। आखिर में जब उसे एहसास हो जाता है कि उसको इंसाफ नहीं मिलने वाला है तो 2 अप्रैल को दोपहर में आसपास के लोकल चैनल वालों को बुलाकर आभा ने अपनी पूरी आपबीती मीडिया वालों को बताती है और इसके 1 घंटे बाद
सुसाइड फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लेती है। उधर आभा की मौत के बाद जब यह न्यूज़ रिपोर्टरों के द्वारा दिखाई जाती है टीवी पर, तब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले आनन फानन में जल्दी से फिर एफआईआर दर्ज करते हैं और तीनों मुजरिमों को उठा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आभा को अपनी हक की लड़ाई के लिए अपने प्राण का बलिदान देना पड़ा। ऐसे कानून व्यवस्था से हम और आप क्या आशा कर सकते हैं कि जब तक जिंदा रही वह लड़ती रही, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसकी मौत के चंद घंटे के बाद ही तुरंत ही पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली और उनमें से दो मुस्लिमों को अंदर भी कर दिया गया। कि आभा की मौत के बाद पुलिस वालों के ऊपर भी गाज गिरती है और थाने में मौजूद सारे पुलिस वाले और जिम्मेदार डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या आभा को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। जैसे ही इस केस में कोई अपडेट आता है आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।